कहानी की शुरुआत होती है समंदर के किनारे से, जहाँ लहरें तेज चल रहे हैं। समंदर के किनारे पर एक आदमी बेहोश पड़ा है जिसका नाम कॉब है। कॉब पानी के टकराने से आधा होश में आ जाता है। फिर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और कॉब को उठाकर एक जगह ले जाते हैं जहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। बूढ़े का नाम साइतो होता है। वो लोग कॉब को खाना दे देते हैं। कॉब और साइतो एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। फिर अचानक सीन बदलता है जहाँ एक जापानी अंदाज का होटल है। होटल में कॉब और उसका दोस्त आर्थर से बातें निकलवाना चाहते हैं। ये लोग असल में लोगों के ख्वाबों में घुसते हैं और लोगों के राज चुरा लेता है। अब ये लोग साइतो के ख्वाब में घुस गए हैं और उससे तिजोरी का राज निकलवाना चाहते हैं। कॉब और आर्थर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन साइतो पहले जान गया था कि ये एक सपना है और ये लोग मुझसे राज उगलवाना चाहते हैं। साइतो वहाँ से उठ जाता है और जाने लगता है। वो मुड़कर कहता है कि तुम लोग प्लान मजबूत करो, मैं आ रहा हूँ। आर्थर कॉब से कहता है कि उसे हमारा प्लान पता चल गया है, अब हम क्या करेंगे। कॉब उससे कहता है कि तिजोरी तो मैं उससे खुलवा कर ही रहूंगा। फिर अचानक जमीन हिलने लगती है। आर्थर कहता है कि पहली लेयर में कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये लोग असल में ख्वाब के अंदर एक और ख्वाब में थे। पहली लेयर में लोग गाड़ियों को आग लगा रहे हैं जिसकी वजह से दूसरी लेयर हिल रही है। दूसरी लेयर को एक आदमी कंट्रोल करता है जो एक आर्किटेक्ट होता है और पहली लेयर को एक चाइनीज लड़का कंट्रोल करता है। फिर कॉब और आर्थर शाम में बाहर निकलते हैं और प्लान के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तभी आर्थर एक लड़की को देखता है जिसका नाम मैल होता है। मैल असल में कॉब की बीवी होती है जो मर चुकी होती है, लेकिन अब वो कॉब के ख्वाब में आई थी। कॉब आर्थर से कहता है कि तुम यहाँ रुको, मैं उसे हैंडल कर लूंगा, और फिर मैल के पास चला जाता है। वो मैल से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैल कहती है कि मुझे लगा तुम मुझे मिस कर रहे हो। कॉब कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, लेकिन मैं अब तुम पर भरोसा नहीं करता। असल में मैल ने खुदकुशी की है जिसका जिम्मेदार वो कॉब को ठहरा रही है और हर दफा कॉब के ख्वाब में आती है और उसका प्लान खराब करती है। फिर कॉब उससे कहता है कि कुर्सी पर बैठ जाओ और कुर्सी से रस्सी बांधकर नीचे लटक जाता है। मैल जानबूझकर कुर्सी से उठ जाती है जिसकी वजह से कॉब गिरने लगता है, लेकिन खुद को बचाकर अंदर जाता है। कॉब अंदर साइथो को तिजोरी खुलवाने के लिए जाता है। रास्ते में साइथो की सिक्योरिटी होती है। कॉब एक एक गार्ड को मारकर कमरे में जाता है जहाँ वो तिजोरी मौजूद होती है। वो तिजोरी खोलता है और उसमें कुछ पेपर्स होते हैं, उनको उठाकर पॉकेट में रख लेता है। अचानक दरवाजा खुलता है। साइथो और मैल पिस्टल के साथ अंदर आ जाते हैं। उसके साथ कुछ गार्ड्स भी होते हैं जो आर्थर को पकड़े हुए थे। मैल कॉब से कहती है कि गन नीचे करो वरना मैं आर्थर को मार दूंगी। फिर वो कहते हैं कि साइथो को वो पेपर्स वापस करो। कॉब साइथो को पेपर्स वापस करता है। साइथो पेपर्स लेता है और पूछता है कि मुझे अपने क्लाइंट्स का नाम बताओ। कॉब मना करता है तो मैल आर्थर के पैरों पे गोली मार देती है। कॉब अचानक से गन उठाता है और आर्थर को मार देता है ताकि वो उठ जाए और टॉर्चर होने से बच जाए। आर्थर उठ जाता है और साइथो की नींद को कुछ और टाइम के लिए एक्सटेंड करता है। कॉब वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है। मिशन फेल होने की वजह से घर की छत और दीवारें गिरने लगती हैं। कॉब सेथो के पेपर्स को पढ़ता है, लेकिन दीवारें गिरने की वजह से आर्थर आर्किटेक्ट को कहता है कि मिशन फेल हो रहा है। कॉब को आर्किटेक्ट कॉब को जगाता है, लेकिन कॉब नहीं उठता। आर्थर आर्किटेक्ट से कहता है कि उसे पानी में झटका दो। आर्किटेक्ट उनको पानी में धकेल देता है। कॉब पानी में डूबकर होश में आ जाता है। अब ये लोग पहले लेयर में आ गए, मतलब अभी भी सपने में है। सेथो उठकर आर्किटेक्ट को मार देता है और आर्थर पर बंदूक तान लेता है, लेकिन कॉब पीछे से वार करता है और सेथो को बेहोश कर लेता है। शहर में लोग हलचल मचा रहे हैं, गाड़ियों को आग लगा रहे हैं। जब सेथो होश में आता है तो वो लोग उसे अंदर बिठा देता है। सेथो को लग रहा था कि मैं अब ख्वाब से उठ चुका हूँ और ये रियल लाइफ है। कॉब सेथो से पूछता है कि मुझे वो राज बताओ, अगर तुम मुझे राज नहीं बताओगे तो वो लोग मुझे मार डालेंगे जिस लोगों ने मुझे ये काम दिया है, क्योंकि उसे इनकार से गरज नहीं है। सेथो उसको इनकार करता है तो कॉब उठकर उसे जमीन पर गिरा देता है। जमीन पर गिरकर सेथो कारपेट को देख लेता है जो उसके कमरे का नहीं है। सेथो कहता है कि मेरे कमरे का कारपेट ऐसा नहीं है। वो समझ जाता है कि ये भी सपना है और कॉब से कहता है तुम तो एक अंतर मंतर चोर निकले, सपने के अंदर एक और सपना। आर्थर के टाइम पूरा होने की वजह से वो उठ जाता है और दूसरे लोगों को जगाने लगता है। वो आर्किटेक्ट से कहता है कि तुमने कारपेट चेंज क्यों नहीं किया। आर्किटेक्ट कहता है कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था। असल में आर्किटेक्ट पहले से ही सेथो को प्लान बता चुका था चंद पैसों के बदले में। सब लोग वहाँ से जाने लगता है, बट सेथो अभी बेहोश है। थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाता है तो सब जा चुके थे। बाद में कॉब अपनी कमरे बैठा होता है और अपने बच्चों के बारे में सोचता है कि तभी उसके बच्चों की कॉल आती है। वो बच्चों से कहता है कि मैं तुमको बहुत मिस करता हूँ और जल्द ही वापस आ जाऊंगा। दरअसल कॉब पर मैल की मर्डर का इल्जाम था जिसकी वजह से वो कंट्री से भाग चुका था और अब वो वापस नहीं जा सकता। थोड़ी देर बाद आर्थर आ जाता है। आर्थर उससे कहता है कि क्या तुम तैयार हो जाने के लिए। ये लोग बाहर कंट्री रवाना होते हैं क्योंकि वो डर रहे थे कि अब सेथो उसको मार डालेगा। वो सामान पैक कर जाने लगता है कि तभी हेलीकॉप्टर में सेथो भी बैठा होता है। उसने आर्किटेक्ट को बांधा होता है और कॉब से कहता है कि इसने तुम्हारे साथ गद्दारी और ये मुझसे मिला हुआ था, अब तुम ही इसको मार दो। कॉब कहता है कि ऐसा नहीं करते और सेथो उसे किसी और लोगों के साथ भेज देता है। वो हेलीकॉप्टर में बैठकर रवाना होते हैं। रास्ते में सेथो उससे कहता है कि क्या तुम किसी के दिमाग में आइडिया इजाद कर सकते हो। आर्थर कहता है कि ये नामुमकिन है। कॉब कहता है कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन क्या तुम हमें कोई चॉइस दे रहे हो। साइथो कॉब से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलवाऊंगा। कॉब कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते और हेलीकॉप्टर से उतर जाता है। साइथो कॉब से कहता है कि अगर मैं तुमसे वादा करूं कि मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलवा दूंगा तो क्या तुम ये काम करोगे। कॉब वापस आता है और पूछता है कि मुझे बताओ क्या करना है। साइथो कहता है कि फिशर के दिमाग में ये आइडिया डालना है कि तुम अपनी बाप की जायदाद का बंटवारा करो। असल में फिशर पूरी शहर के अमीर शख्स का बेटा होता है, लेकिन वो और उसके बाप के बीच कुछ दरारें होती हैं जिसका फायदा साइथो उठाना चाहता है और उसका पूरा जायदाद हासिल करना चाहता है। कॉब वापस आता है और उससे कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे उस शख्स का पता बताएं। फिर वो लोग वहाँ से रवाना
होते हैं और मिशन की तैयारी शुरू करते हैं। कॉब पहले अपने उस्ताद के पास जाता है जिससे कॉब ने ट्रेनिंग ली थी। कॉब उससे पूरी कहानी सुनाता है और कहता है कि मुझे आपके स्टूडेंट्स में से एक आर्किटेक्ट चाहिए जो एक शानदार डिजाइन बना सकते हो। उस्ताद उससे एक लड़की से मिलवाता है जिसका नाम एड्रियन होता है। उस्ताद उससे बताता है कि ये कॉब है, मेरा पहला स्टूडेंट, ये आपको काम दे रहा है। कॉब उससे कुछ टेस्ट करवाता है जिसमें वो पास होती है। फिर वो दोनों एक स्ट्रीट पर बैठे होते हैं। कॉब उसको प्लान समझा रहा होता है। कॉब कहता है कि जब लोग सोते हैं तो उसके ख्वाब के बीच एक वक्त होता है जिसमें हम घुस जाते हैं और उनके आइडियाज चुरा लेते हैं। कॉब कहता है कि तुम्हें याद है कि तुम यहाँ कैसी पहुंची? एड्रियन सोचकर कहती है कि क्या मैं सपने में हूँ? कॉब कहता है कि तुम इस वक्त हमारे गैराज पर सो रहे हो। एड्रियन घबरा जाती है जिसकी वजह से दीवारें और दुकानें पटने लगती हैं। एड्रियन किसी चीज की टकराने पर उठ जाती है। वो कॉब से कहती है कि सपने में आर्किटेक्ट का क्या काम है? कॉब कहता है कि तुम्हें सपने को हमारे मुताबिक डिजाइन करना होगा। कॉब कहता है कि दोबारा सो जाओ और कुछ डिजाइन करो। वो फिर से सो जाते हैं। ख्वाब में कॉब एड्रियन से कहता है कि तुमने बेसिक चीजें अच्छी बनाई हैं। एड्रियन कॉब से कहती है कि ये लोग कौन हैं? कॉब कहता है कि ये मेरे टारगेटेड लोग हैं और तुम मेरे सपने में हो। फिर एड्रियन एक बिल्डिंग को उल्टा कर लेती है। कॉब उससे कहता है कि ये काबिले तारीफ है। फिर आसपास लोग एड्रियन को देखने लगते हैं। एड्रियन पूछती है कि ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? कॉब कहता है कि उसे शक हो रहा है कि नींद में कोई अजनबी आ गया है। अब तुम जितना खिलवाड़ करोगी उतना शक बढ़ेगा और फिर ये लोग तुम्हें मार भी सकती हैं। फिर एड्रियन सपने में अपना कॉलेज का रास्ता बना लेती है। कॉब उसे डांटता है कि कभी भी सपनों में रियल जगह ना ले आओ वरना ये तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। लेकिन एड्रियन नहीं मानती कि तभी आसपास के लोग एड्रियन को पकड़ती हैं और मैल आकर उसकी पीठ में छुरी घोंप लेती है जिससे एड्रियन होश में आ जाती है। एड्रियन आर्थर से कहती है कि कॉब को एक मेंटली प्रॉब्लम्स हैं और मैं एक मेंटल आदमी के साथ काम नहीं कर सकती और उठकर वहां से जाने लगती है। कॉब आर्थर से कहता है कि वो वापस आएगी क्योंकि मैंने पहली बार किसी को इतना जल्दी सीखते हुए देखा है और जब ये वापस आएगी तो उसे सारा प्लान समझा देना और मैं जाता हूँ अपने दोस्त एमएस के पास। कॉब अपने दोस्त के पास जाता है जिसका नाम एमएस होता है। एमएस एक चोर होता है लेकिन वो रूप बदलने में माहिर होता है। कॉब उसको सारा प्लान बताता है। एमएस कहता है कि तुम्हें एक्स्ट्रा नींद वाली दवाओं की जरूरत पड़ेगी। वो कॉब से कहता है मेरे पास केमिस्ट है जिसका नाम यूसुफ है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी कॉब देखता है कि वहाँ पुलिस आ चुकी थी। दरअसल एमएस जिस शहर में रहता था वहाँ पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि कॉब मेल का कातिल है। एमएस पुलिस को बातों में लगा लेता है और कॉब वहाँ से जंप कर भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है कि तभी साइथो की गाड़ी आ जाती है और कॉब उसके अंदर बैठ जाता है। कॉब उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साइथो कहता है कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट देखने आया था। ये लोग आगे जाकर एमएस को भी बिठा लेते हैं। फिर एमएस उसको एक केमिस्ट के पास ले जाता है क्योंकि 3 लेयर के सपने के लिए स्ट्रॉन्ग दवाई चाहिए थी। इस केमिस्ट का नाम यूसुफ होता है। यूसुफ उससे कहता है कि मेरे पास एक दवाई है, मैं तुम्हें वो चेक करता हूँ। यूसुफ उसे अंदर ले जाता है। वहाँ कुछ लोग सो रहे थे। वो आदमियों को थप्पड़ मारता है चेक करने के लिए। फिर कॉब वो दवाई अपने आप पर टेस्ट करता है। वो सो जाता है और सपने में उसे मैल आ जाती है जो रेल के पटली पर लेटी हुई थी। कॉब फौरन जाग जाता है। यूसुफ कहता है कि दवाई कैसी थी? कॉब दवाई ले लेता है और यूसुफ से कहता है कि तुम भी हमारे साथ मिशन पे आओगे क्योंकि वहाँ तुमको ये दवाई हर लेयर में देनी होगी। फिर ये तीनों छत पर बैठे होते हैं और प्लान के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। साइथो उसको फिशर और उसके बाप की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि मुझे हर हाल में फिशर की जायदाद चाहिए। फिर इस वक्त एड्रियन भी वापस आ जाती है। आर्थर उससे कहता है कि कॉब ने कहा था कि तुम जरूर आओगी। एड्रियन कहती है कि इतना इंटरेस्टिंग काम मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। फिर आर्थर उससे कहता है कि चलो आगे का प्लान डिस्कस करते हैं। वो लोग सो जाते हैं। सपने में आर्थर उससे कहता है कि तुम्हें ऐसी डिजाइन बनाना होगा कि जिसका कोई अंत नहीं, जैसी कि ये सीढ़ियां जिसका कोई अंत नहीं। फिर एमएस फिशर के ऑफिस में जाता है। वहाँ फिशर पीटर अंकल से कुछ बातें कर रहा होता है। एमएस दरअसल पीटर अंकल का रूप कॉपी करने आया था, उसका बोलने का अंदाज और चेहरा, क्योंकि सपने में पीटर अंकल फिशर को उसके बाप के खिलाफ भड़का देगा जो असल में एमएस करेगा। फिर वो लोग एक जगह पर बैठे होते हैं। एमएस उसको समझा लेता है कि मैं पीटर अंकल का रूप लूंगा और फिशर को उनके बाप के खिलाफ भड़काऊंगा। आर्थर कहता है कि ये बढ़िया आइडिया है। फिर कैमरा एड्रियन की तरफ जाती है जो अपने लिए एक तिलिस्म बना रही है। असल में हर ड्रीम चोर के पास कोई ऐसा चीज होता है जिससे वो जानता है कि वो सपने में है या हकीकत में। कॉब के पास ट्रॉय होता है, वो उसको घुमाता है। अगर वो गिर जाती है तो सपना नहीं है और अगर घूमती रही तो फिर वो सपने में है। कॉब उससे कहता है कि तुम बहुत जल्दी काम सीख रही हो। कॉब उसको अपना टेलिस्म दिखाता है कि ये मेल का है, उसकी मरने के बाद ये मैंने ले ली। एड्रियन उसको डिजाइन दिखाने लगती है लेकिन कॉब उसको रोक लेता है। कॉब कहता है कि ये मुझे मत दिखाओ क्योंकि डिजाइन सिर्फ आर्किटेक्ट को पता होना चाहिए। एड्रियन कहती है कि मुझे पता है कि तुम डिजाइन क्यों नहीं देखना चाहते, क्योंकि मेल तुम्हारी यादों से कनेक्टेड है। अगर तुम ये देख लोगे तो मेल सारा प्लान खराब कर देगी। कहती है तुम मेल को कंट्रोल नहीं कर सकते तो सारा प्लान खराब हो सकता है। कॉब कहता है कि मैं उसे कंट्रोल कर दूंगा, मुझे सिर्फ अपने बच्चों के पास जाना है बस। एड्रियन कहती है कि तुम अपनी बच्चों के पास क्यों नहीं जा सकते। कॉब कहता है कि मुझे कंट्री से निकाला गया है मेल की मर्डर के केस में। फिर वो सब प्लान के बारे में डिस्कशन करते हैं। एमएस कहता है कि पहली लेयर में हम फिशर के दिमाग में ये आइडिया डालेंगे कि मैं अपनी बाप के नक्शो कदम पर नहीं चलूंगा। दूसरी लेयर में ये आइडिया डालेंगे कि मैं खुद की राह बनाऊंगा और तीसरी लेयर में उसके जायदाद का बंटवारा होगा। सब लोग तैयारियों में मसरूफ थे। कॉब कहता है कि सपने में दिमाग बहुत तेजी से चलता है, यानी हकीकत से 8 गुना ज्यादा। तो पहली लेयर में हमारे पास 1 हफ्ता होगा, दूसरी लेयर में 6 महीने और लास्ट लेयर में 10 साल। एमएस कहता है कि कोई कैसी नींद में 10 साल रहेगा और इतनी गहरी नींद से हम कैसे उठेंगे। आर्थर कहता है कि क्या मुझे दोबारा मरने के बजाय कोई दूसरा तरीका है। यूसुफ कहता है कि इस दवाइयों का खासियत ये है कि जब कोई शख्स इसे यूज करता है तो फिर झटके से वो होश में आ सकता है। वो आर्थर को सुला देता है और फिर उसको झटके देकर चेक करवाता है। आर्थर कहता है कि हमें हर लेयर के लिए एक म्यूजिक सेलेक्ट करना होगा जिससे हमें पता चल सके कि पहली लेयर में कोई मसला है या झटके का वक्त आ चुका है। सैथो कहता है कि फिशर एक ही किस्म का एरोप्लेन यूज करता है और हमें
हम भी उसमें जाएंगे। आर्थर कहता है कि हमें प्लान में प्राइवेट जगह लेनी होगी। सैथो कहता है कि मैंने तो पूरी फ्लाइट ही खरीद ली ताकि कोई मसला ना हो। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। शाम में कॉब सो रहा होता है कि तभी वहाँ पर एड्रियन भी आ जाती है। एड्रियन देखती है कि कॉब सो रहा है। वो सोचती है कि क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए, कॉब और मेल का राज जाना जाए। वो कॉब की नींद में जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है वहाँ एक कमरा होता है जिसमें कॉब और मेल बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि तभी वो एड्रियन को देख लेती है। कॉब उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एड्रियन कहती है कि मैं बस देखना चाहती थी कि तुम रात में कौन सी टेस्ट करते हो। कॉब एड्रियन को अपना घर दिखाता है जिसमें उसके बच्चे खेल रहे थे। कॉब उससे बताता है कि मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं उसके चेहरे देख लूं, लेकिन वो वक्त गुजर चुका है। मुझे अपने बच्चों से मिलने के लिए अपने घर जाना होगा असली दुनिया में। कॉब बातें कर रहा होता है कि तभी एड्रियन चुपके से लेफ्ट की तरफ जाती है और जिस कमरे में मेल थी वही कमरे में जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है कमरे में कपड़े और सामान खराब पड़ा था और ग्लास भी टूटा हुआ था। मेल एड्रियन से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। एड्रियन कहती है कि मैं बस समझने की कोशिश कर रही हूँ। मेल उठ जाती है और टूटा हुआ ग्लास उठाती है और एड्रियन को मारने लगती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है कि तभी कॉब आ जाता है और एड्रियन को खींचकर लेफ्ट की तरफ जाता है। मेल उससे कहता है कि तुमने वादा किया था कि तुम आओगे। वो दोनों उठ जाते हैं। एड्रियन कॉब से कहती है कि ये कमरा कैसा था और ये उजड़ा हुआ क्यों था। कॉब उससे कहता है इस कमरे में हम अपना एनिवर्सरी मनाने आते थे, लेकिन एक दिन मेल ने खुदकुशी कर ली। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी साइटो और आर्थर आ जाते हैं और कॉब से कहते हैं कि फिशर के बाप का डेथ हो गया है जो लॉस एंजलिस में है। हमें तुरंत ही जाना होगा ताकि फिशर को सुलाया जा सके। एड्रियन कॉब से कहती है कि मुझे भी आपके साथ जाना है ताकि मैं आपको कंट्रोल कर सकूं। कॉब कहता है कि एक और सीट बुक कर लो। कॉब प्लेन से बाहर साइटो को कहता है कि अगर तुम अपने वादे से मुकर गए तो मैं मिशन के बाद डायरेक्ट जेल चला जाऊंगा, वो भी उम्र कैद के लिए। वो सब लोग प्लेन में आ जाते हैं और फिशर भी पहुंच चुका होता है। ईम्स उसके जेब से पासपोर्ट चोरी कर लेता है और कॉब के दे देता है। कॉब उसे पासपोर्ट देता है और होस्टेस से कहती है कि हमारे लिए पानी ले आओ और अपनी जेब से नींद की दवाई निकाल देता है जो यूसुफ ने बनाई थी। वो दवाई को पानी में डाल देता है और उसे दे देता है। फिशर पानी पीकर बेहोश हो गया। कॉब उठ जाता है और ऊपर से फिशर पर कुछ गिरा देता है ये चेक करने के लिए कि वो सो गया है या नहीं। जब उसे लगता है कि फिशर सो गया है तो वो होस्टेस से कहती है कि मशीन निकालो जिससे वो सपने में घुसने वाले थे। जब मशीन सब अपनी हाथ से लगा लेता है तो होस्टेस से कहती है कि बटन दबाओ। होस्टेस बटन दबाती है और पहला लेयर स्टार्ट होता है। यूसुफ सड़क के किनारे पर खड़ा है और बारिश से भीगा हुआ है। तभी लाल गाड़ी आती है और यूसुफ अंदर बैठ जाता है। बाकी लोग भी अंदर बैठे हुए थे। कॉब कहता है कि हमें एक टैक्सी चाहिए होगी क्योंकि इस बारिश में फिशर टैक्सी बुक करेगा। वो एक टैक्सी को गाड़ी तक टकराता है और ड्राइवर को भगाकर उसमें साइटो और आर्थर बैठ जाते हैं। टैक्सी जाती जहाँ फिशर खड़ा था। वो फिशर को बिठा लेते हैं और ईम्स भी आकर टैक्सी में बैठ जाता है। फिशर उससे कहता है कि टैक्सी मैंने बुक की है तुम उतरो गाड़ी से। साइटो गन निकालता है और वो चुप हो जाता है। दूसरी गाड़ी में यूसुफ और कॉब होता है। वो आगे जाकर एड्रियन को भी अपने साथ बिठा लेते हैं। जैसे ही एड्रियन बैठने लगती है कि अचानक रोड में ट्रेन आ जाता है और कॉब की गाड़ी से टकराता है। एड्रियन कहने लगती है कि ये तो मेरा डिजाइन में शामिल नहीं था, फिर ये कैसे आया। टैक्सी भी आगे जाकर फंस जाता है। आर्थर निकलने की कोशिश करता है कि तभी गाड़ी से कुछ गार्ड्स निकलती हैं और उस पर फायरिंग स्टार्ट करने लगता है। दरअसल सिक्योरिटी फिशर की होती है जो इन जैसी चोरों के लिए बनाई थी। वो लोगों को मार देता है लेकिन साइटो पर भी एक गोली लग जाती है। फिर वो लोग एक बेसमेंट पे जाते हैं और वहाँ उसे बांध देता है। साइटो की हालत बहुत खराब हो रही थी इसलिए एम्स ने गन निकाला और उसे मारने लगा, लेकिन कॉब ने कहा कि तुम इसे नहीं मारोगे क्योंकि अगर तुमने उसे मार दिया तो ये नींद से नहीं जागेगा बल्कि डायरेक्ट कोमा में जाएगा। आर्थर कहता है कि तुमने तो कहा था कि मरने से सपना टूटता है। यूसुफ कहता है कि जब नींद के टाइम खत्म नहीं हो जाती तब तक वो नहीं जागेगा। एम्स कहता है कि अगर हम मर गए तो हम उठेंगे नहीं बल्कि कोमा में चले जाएंगे। आर्थर कॉब को डांटता है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। कॉब कहता है कि मुझे पता नहीं था कि फिशर के अंदर मन का सिक्योरिटी भी है, बल्कि वो काम तो मैंने तुम्हें कह दिया था कि फिशर के बारे में सब कुछ जानकारी हासिल करो। ये तुम्हारी गलती है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि जल्दी मिशन को पूरा करते हैं और सपने से निकल जाते हैं, वरना फिशर की सिक्योरिटी हमें मार देंगी। फिर कॉब टीम से कहता है कि मिशन को शुरू करो। वो ईम्स से कहता है कि तुम्हारे पास 1 घंटे का वक्त है, जल्दी काम मुकम्मल कर लो। ईम्स कहता है कि प्लान के मुताबिक तो मुझे 1 रात मिलने वाली थी। कॉब कहता है कि हमें पता नहीं था कि साइटो को गोली लगेगी, इसलिए अब हमें जल्दी करनी होगा क्योंकि नेक्स्ट लेयर में साइटो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। कॉब और आर्थर फिशर के मुंह से कपड़ा निकालते हैं और कॉब उससे कहता है कि तुम्हारे डैड ऑफिस में एक तिजोरी है जिसका पासवर्ड हमें चाहिए। फिशर कहता है कि मुझे पासवर्ड नहीं आता। बाहर ईम्स खुद को पीटर अंकल के रूप में ट्रांसफॉर्म करता है। वो पीटर अंकल को अंदर ले आते हैं। पीटर फिशर से कहता है कि ये लोग मुझे 2 दिन से मार रहे हैं और मुझसे तिजोरी का पासवर्ड मांग रहे हैं जो कि मुझे नहीं मालूम। फिशर कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम क्योंकि डैड ने मुझे कभी तिजोरी के बारे में बताया ही नहीं है। पीटर अंकल कहता है कि तुम्हारे बाप ने तो मुझसे कहा था कि मैंने पासवर्ड अपने बेटे को बता दिया है, या शायद दिया हो लेकिन तुम्हें याद नहीं, या कोड वर्ड्स में बताया हो। फिशर कहता है कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर कॉब वहाँ से बाहर आता है साइटो के पास। एड्रियन कॉब से कहती है कि अगर साइटो मर गया तो क्या होगा। कॉब कहता है कि वो कोमा में चला जाएगा और जब वापस आएगा तो वो बूढ़ा हो चुका होगा और उसकी मेमोरी जा चुकी होगी। साइटो कहता है कि मैं तुम्हारा वादा याद रखूंगा और मैं फिर से जवान हो जाऊंगा। फिर कॉब और आर्थर उसको एक वैन में बिठा लेते हैं। वो लोग फिशर को बेहोश करते हैं। आर्थर फिशर के साथियों पर गोलियां चला रहा होता है लेकिन वो मर नहीं रहे थे। एम्स एक बड़ा गन लेकर आता है और उसे एक बार में मार डालते हैं। फिर वो सब लोग वैन में बैठ जाते हैं और कॉब यूसुफ से कहता है कि गाड़ी ध्यान से चलाना क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक झटका होगा, उसे मिस नहीं करना। कॉब कहता है कि मैं नेक्स्ट लेयर पे मिस्टर ब्राउन के रूप ले लूंगा जो फिशर के अंतर्मन का गार्ड होता है। फिर यूसुफ
बटन दबा देता है और वो लोग सो जाते हैं। दूसरा लेयर शुरू हो जाता है जहाँ एक लड़की फिशर के पास बैठी थी और उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी कि तभी कॉब आता है और फिशर से कहता है कि दोबारा मिलकर खुशी हुई। फिशर उनको इग्नोर कर लेता है। लड़की फिशर को नंबर दे देती है और वहाँ से जाने लगती है। कॉब कहता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि अगर वो प्यार करती तो उसके नंबर में 6 डिजिट्स नहीं होते। वो यहाँ तुम्हारा बटवा मारने आई थी, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मेरे आदमी बटवा लेने गए हैं। वो लड़की लेफ्ट में जाती है, वहाँ सेठो भी होता है। सेठो जैसे ही उसके साथ रोमांस करने लगता है कि तभी लड़की कहती है कि रुक जाओ। वो लड़की असल में एम्स होता है जो अपना रूप बदल सकता है। एम्स सेठो को वो बटवा दे देता है और कहता है कि ऊपर जाकर गिरा लेना ताकि कॉब को फिशर के साथ कुछ ज्यादा वक्त मिले। फिशर उससे कहता है कि तुम कौन हो। कॉब कहता है कि मैं आपकी अंतर्मन का सिक्योरिटी करने आया हूँ। फिशर कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ और ना मेरे साथ सपने में ऐसा हुआ है। कॉब उसे कहता है कि मौसम कुछ अजीब सा नहीं हो रहा। वो फिशर को कहता है कि तुम असल में सपने में हो, तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए मुझे आपकी सुरक्षा करने के लिए भेजा गया है। फिशर कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो। कॉब उसे वहाँ से ले जाने लगता है कि तभी उसके पीछे गार्ड लग जाते हैं। जैसे ही वो अंदर आ जाते हैं, कॉब उसको मार देता है और फिशर से कहता है कि ये तुम्हें मारने आए थे, लेकिन असल में ये फिशर के गार्ड्स थे। लेकिन फिशर को पता नहीं था। नीचे आर्थर झटके का सिग्नल लगा रहा होता है ताकि टाइम पर हम जाग जाएं। कॉब फिशर को अंदर ले आता है और कहता है कि तुम याद करो कि तुम सपने से पहले कहाँ थे। फिशर कुछ सोचने के बाद कहता है कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था और फिर वैन में बिठा लिया था। कॉब कहता है कि तुम अब भी उस वैन में हो, तभी तो इतनी हलचल हो रही है। कॉब उससे कहता है कि किडनैपर्स तुमसे क्या मांग रहे थे। फिशर बहुत मुश्किल से याद करवाता है कि उसने एक तिजोरी का कोड मांगा था। कॉब उसे कोड के बारे में पूछता है कि वो कोड क्या था, शायद वो इस होटल के रूम का नंबर हो। फिशर याद करने के बाद कहता है। वो बाहर आते हैं जहाँ आर्थर और एड्रियन भी खड़े थे। कॉब कहता है कि डरो मत, ये मेरे साथ है। वो उस कमरे में जाते हैं। कुछ देर बाद साइथो और ईम्स पीटर अंकल को ले आते हैं। कॉब कहता है कि क्या तुम्हारे साथ पीटर अंकल भी था। फिशर कहता है कि हाँ, वो वहाँ पहले से मौजूद था और उस लोगों ने पीटर अंकल को टॉर्चर किया था। कॉब कहता है कि क्या तुमने उसे टॉर्चर करते हुए देखा था। फिशर समझ जाता है कि पीटर अंकल ने मुझसे झूठ बोला था। वो पीटर अंकल से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। पीटर अंकल कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी बाप की जायदाद तबाह हो जाए और उसका बंटवारा हो जाए। पीटर कहता है कि तुम्हारे बाप ने ये वसीयत किया था कि मेरी जायदाद फिशर को ना दिया जाए। कॉब फिशर से कहता है कि ये आदमी हमसे कुछ छुपा रहा है। वो जानने के लिए हमें दूसरे सपने में जाना होगा, यानी तीसरी लेयर। फिशर राजी हो जाता है। तीसरा लेयर आर्थर कंट्रोल करता है। ईम्स आर्थर से कहता है कि झटके से पहले हमें जगा देना। वो लोग तीसरे लेयर में जाते हैं जहाँ बर्फ से ढकी हुई एक बहुत बड़ा माउंटेन है। कॉब कुछ लोगों को जूम करता है जो एक बड़े घर के बाहर खड़े थे। ये असल में वो जगह है जहाँ फिशर का बाप बीमार पड़ा हुआ है। दूसरी लेयर में आर्थर उसको देख रहा होता है और फिर बाहर निकलता है। बाहर गार्ड्स उन पर हमला करता है, लेकिन पहली लेयर पर गाड़ी के टकराने से वो लोग उलट जाते हैं। पहली लेयर में बहुत हलचल मच रही थी। यूसुफ पर गार्ड्स का फायरिंग स्टार्ट था कि इसी वक्त उसके गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराकर गिर जाता है, लेकिन एक टावर से टकराकर बच जाता है और दूसरी लेयर में आर्थर इसका फायदा उठाकर उन गार्ड्स को मार देता है। तीसरी लेयर में कॉब ईमेस को समझा रहा है कि ये सपना तुम्हारा है, इसलिए तुम्हें इनसिक्योरिटी को बिल्डिंग से दूर रखना है ताकि हम आसानी से अपना मकसद हासिल कर सकें। ईमेस कहता है कि फिशर को अंदर कौन ले जाएगा। कॉब कहता है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि अगर मुझे रास्ता पता चल गया तो मैल सब प्लान खराब कर देगी, इसलिए साइटो और ईमेस फिशर के साथ जाएंगे। एड्रियन कहती है कि मैं भी जाऊं, लेकिन कॉब उसको मना करता है कि तुम मेरे साथ रहोगी। कॉब फिशर से कहता है कि फोन ऑन रखना ताकि तुम मेरे साथ राब्ते में रहो। कॉब कहता है कि अगर तुमको अपने बाप की वसीयत जाननी है तो तुम्हें अकेले जाना होगा। अब पहली लेयर दिखाई देती है जिसमें यूसुफ गाड़ियों से बचकर एक पुल पर जाता है, लेकिन पुल ऊपर की तरफ चली जाती है। अब यूसुफ के पास कोई ऑप्शन नहीं बजाए इसके कि वो पानी में जंप करे, इसलिए वो म्यूजिक लगा लेता है ताकि उनको पता चल जाए कि झटके का वक्त स्टार्ट हो गया है। यूसुफ म्यूजिक ऑन करता है। आर्थर दूसरी लेयर में उनको सुन लेता है और कहता है कि अभी तो वक्त है। तीसरी लेयर में ईमेस कॉब को कहता है कि क्या तुम्हें म्यूजिक सुनाई दे रहा है, हमें क्या करना होगा। अब कॉब कहता है कि अब हमें जल्दी करना होगा। यूसुफ के पास 10 सेकंड है, आर्थर के पास 3 मिनट और हमारे पास 1 घंटा। कॉब एड्रियन से कहता है कि क्या वो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। एड्रियन कहते हैं कि वहाँ जिस रास्ते से जा रहे हैं वो बहुत लंबा है। कॉब कहता है कि उनको कह दो कि कोई दूसरा रास्ता देख ले। कॉब एड्रियन से कहता है कि तुमने डिजाइन में कोई शॉर्टकट नहीं बनाया। एड्रियन कहती है कि एक पाइपलाइन है जिससे वो जल्दी पहुंच सकते हैं। ईमेस सिक्योरिटी से लड़ रहा होता है और उनको मार देता है। दूसरी लेयर में आर्थर गार्ड को मारने में बिजी था और पहली लेयर में यूसुफ गाड़ी को पानी में धकेलता है, जिससे तीसरी लेयर में ग्लेशियर आ जाता है। साइतो और फिशर अपनी रस्सी को काट देता है और नीचे गिरकर ग्लेशियर से बच जाते हैं। ईमेस कॉक से पूछता है कि ये क्या था, क्या हमने झटका तो मिस नहीं किया। कॉब कहता है कि ये पहला झटका था जो हमने मिस किया, अब हमें दूसरे झटके से पहले काम खत्म करना होगा। ईमेस कहता है कि दूसरा झटका कैसा होगा, एक तो हमने मिस किया। कॉब कहता है कि जब वैन पानी से टकराएगी तब दूसरा झटका होगा और तीसरा लेयर खत्म हो जाएगा। दूसरी लेयर में आर्थर उस रूम में जाने लगता है जिस रूम में वो लोग सो रहे होते हैं। तीसरी लेयर में साइटो और फिशर पाइपलाइन के पास पहुंच जाते हैं और पाइपलाइन को तोड़कर अंदर जाने लगते हैं। कॉब और एड्रियन दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं ताकि फिशर पर नजर रख सके और गार्ड्स को मार सके। कॉब गार्ड पर फायरिंग करता है और फिशर से कनेक्टेड होता है। फिशर कहता है कि मैं पहुंच गया। वो लोग फिशर को देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ कोई आ जाता है। एड्रियन फिशर से कहती है कि वहाँ से निकलो, कि तभी वो नीचे उतरता है तो वो मेल होती है। एड्रियन कॉब से कहती है कि वो सिर्फ काल्पनिक है, असली नहीं है, उससे मारो। मेल फिशर पर गोली चलाता है और वहाँ कॉब मेल पर गोली चलाता है। एड्रियन ईम्स से कहती है कि उस कमरे में पहुंचो जहाँ फिशर पर गोली लगी है। वो लोग उस कमरे में पहुंच जाते हैं। ईम्स उसको चेक करने लगता है, लेकिन कॉब उससे कहता है कि वो अब कोमा में जा चुका है। ईम्स कहता है कि तुम्हारा मतलब है हम फेल हो गए, इतनी नजदीक आने के बावजूद भी हम फेल हो गए। कॉब कहता है कि मैं बॉम्ब लगाता हूँ ताकि हम इस लेयर से निकल जाएं, लेकिन
एड्रियन उसे रोक लेती है और कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम चौथी लेयर में जा सकते हैं और वहाँ हम फिशर को ढूंढ कर वापस जिंदा कर सकते हैं। ईम्स कहता है कि आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग वक्त पर नहीं आए तो मैं चला जाऊंगा। कॉब और एड्रियन चौथी लेयर में जाते हैं। वो लोग एक समंदर में उठ जाते हैं। एड्रियन समंदर में चल नहीं सकती क्योंकि लहरें बहुत तेज थी, इसलिए कॉब उसे सहारा दे देता है। एड्रियन पूछती है कि ये तुम्हारा दुनिया है? कॉब कहता है कि ये मेरे दुनिया कुछ वक्त में थी, लेकिन वो वक्त अब गुजर चुका है और मुझे यकीन है कि मैल यहीं कहीं होगी और फिशर भी उसके पास होगा। वो लोग मैल को ढूंढने निकल जाते हैं। आर्थर उन सब लोगों को एक लिफ्ट में बंद कर देता है और लिफ्ट को ऊपर ले जाकर उस पर कुछ बॉम्ब्स लगाता है ताकि टाइम पर बॉम्ब फट जाए और लिफ्ट नीचे गिरकर झटका पैदा हो जाए, जिससे वो लोग पहले लेयर में जा सके। तीसरी लेयर में एमिस साइथो को बॉम्ब दे देता है और उसे कहता है मैं सब जगह बॉम्ब लगाता हूँ ताकि झटका महसूस हो। लास्ट लेयर में कॉब एड्रियन को उनके पुरानी दुनिया के बारे में बताता है कि हम सालों से यहाँ रह रहे हैं, कम से कम 50 साल। हमने यहाँ खुद की एक दुनिया बनाई जहाँ हम आजादी से अपनी जिंदगी जी सके। वो एड्रियन को अपना पुराना घर दिखाता है जहाँ उसकी शादी हुई थी और फिर वो उसको वहाँ ले जाता है जहाँ मैल मौजूद थी। मैल कॉब को अपने साथ बिठा लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरे बातों का विश्वास क्यों नहीं करते? अब भी वक्त है, मेरे पास वापस आ जाओ और अपना वादा पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था। कॉब कहता है तुम हकीकत में मर गई हो और मुझे अपने बच्चों के पास जाना है और उसके चेहरे देखने हैं और मेरे बच्चे असली दुनिया में हैं। मैल उससे कहती है कि बच्चे यही हैं, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं उन्हें बुला लेती हूँ। मैल बच्चों को आवाजें दे देती है। बच्चे जैसे ही मुड़ के देखने लगते हैं तो कॉब चेहरा मोड़ लेता है। मैल रोने लगती है कि प्लीज यहाँ से मत जाओ, मेरे साथ ठहरो, इस सपने को चुनो, मुझे चुनो। वो दोनों बातें करते हैं और पहली लेयर में गाड़ी पानी के बिल्कुल नजदीक थे। दूसरी लेयर में आर्थर लिफ्ट के बॉम्ब को ब्लास्ट करता है जिससे लिफ्ट नीचे की तरफ गिरने लगती है। तीसरी लेयर में सैथो मर जाता है और लास्ट लेयर में मौसम खराब हो जाता है। एड्रियन को पता चलता है कि झटके का वक्त आ रहा है। वो फिशर को नीचे की तरफ धक्का दे देती है जिससे फिशर होश में आ जाता है। एड्रियन कॉब से कहती है कि तुम भी आ जाओ और मैल को छोड़ दो, झटके का वक्त बहुत नजदीक है। पर कॉब कहता है कि अब तक सैथो मर चुका होगा, इसलिए मैं सैथो को ढूंढ कर आता हूँ। फिशर होश में आते ही अपनी बाप के पास अंदर जाता है। वो अंदर जाकर देखता है कि उसका बाप बेड पर बीमार पड़ा हुआ है। वो अपनी बाप के पास जाता है। उसका बाप वो तिजोरी की तरफ इशारा करता है और उसे कोड बता देता है। फिशर तिजोरी को खोलता है। अंदर एक फाइल पड़ी थी और एक खिलौना था जिससे फिशर बचपन में खेलता था। उसका बाप मर जाता है और तभी एमएस बॉम्ब का बटन दबाता है और बिल्डिंग गिरने लगती है, जिससे दूसरी लेयर में एमएस और फिशर होश में आ जाते हैं। लेकिन एड्रियन लास्ट ईयर में थी। कॉब उससे कहता है कि झटका मिस होने वाला है, जल्दी कूदो। एड्रियन कहती है कि साइटो को जल्दी लेके आना और वहाँ से कूद जाती है, जिससे वो तीसरी लेयर में जाग जाती है। तीसरी लेयर में भी बॉम्ब के फटने से वो दूसरी लेयर में आ जाती है। दूसरी लेयर में लिफ्ट के टकराने से वो पहली लेयर में आ जाते हैं जहाँ गारे पानी में गिरी थी। वो लोग गारे से उतरते हैं और साइड आ जाते हैं। आर्थर एड्रियन से कहता है कि कॉब क्यों नहीं आया। एड्रियन कहती है कि वो वहाँ साइटो को ढूंढने निकला है। कॉब फिर से उस समंदर के पास था जो कहानी के शुरुआत में दिखाया था और वो भूरा साइटो था जो मरने की वजह से भूरा हो गया था। कॉब उससे कहता है कि हम एक वक्त में जवान थे और अब मैं तुझे लेने आया हूँ ताकि हम फिर से जवान हो जाएंगे। कि तभी कॉब की आंख खुलती है और वो वही प्लेन में था जिस प्लेन में वो सपना देख रहे थे। कॉब सब लोगों को हैरानी से देख रहा था और फिर साइटो को देखा कि वो आ गया है या नहीं। साइटो कॉल करता है और कॉब फाइनली अपनी घर जाने लगता है। एयरपोर्ट पर वो अपना पासपोर्ट दिखाता है और वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में उसके पार्टनर्स अलविदा करने के लिए खड़े थे। कॉब बेहद खुश नजर आ रहा था और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपने घर जा रहा है। वो घर पहुँच गया। वहाँ उसके बच्चे खेल रहे थे, लेकिन वो जैसे ही चेहरे मुड़े तो कॉब की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कॉब ने अपनी तिलिस्म को घुमाता ये चेक करने के लिए कि ये सपना है या हकीकत, और अपनी बच्चों को गले लगाया और कहानी यहाँ खत्म हो गई। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना।